जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ईथर के बारे में पढ़ा जा रहा था और ये आपका टॉपिक था ईथर। कल इसके बारे में कुछ बेसिक बातें बताई गई थी। अब इसी में आज हम देखते हैं कि ईथर का नामकरण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर। तो ईथर का नामकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, ईथर का सूत्र लिखते हैं और ईथर का सूत्र होता है आर सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि ये जो आपका ऑक्सीजन परमाणु है, इस ऑक्सीजन परमाणु से दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो अगर हमें ईथरों का नामकरण करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो आपका ये ऑक्सीजन परमाणु है और इससे जो दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं उनके नाम के बाद में क्या जोड़ देते हैं, ईथर शब्द जोड़ देते हैं। ठीक, जैसे हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखें CH3 सिंगल बॉन्ड को CH3। अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन से दो आपके मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो दो के लिए हम डाई और ग्रुप का नाम क्या है, तो यहाँ पर ये आपका मेथिल ग्रुप है तो यहाँ पर लिख देंगे डाई मेथिल और इस एल्किल ग्रुप के बाद में यानी मेथिल ग्रुप के बाद में हम ईथर जोड़ देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। और अगर हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड को C2H5। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो आपके एल्किल ग्रुप है, एक तरफ मेथिल लगा है एक तरफ एथिल लगा है, तो जब भिन्न एल्किल ग्रुप होते हैं जैसे यहाँ पर एक R है यहाँ पर R डैश है, ठीक, तो R सेम भी हो सकते हैं और R डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक तरफ आपका मेथिल है एक तरफ एथिल है, तो जब डिफरेंट होते हैं आपके ये एल्किल ग्रुप तो फिर हम अल्फाबेट के हिसाब से जो आपका ग्रुप पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एथिल ई से शुरू होता है, मेथिल एम से शुरू होता है, तो ये आपका ई पहले आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। तो साधारणतः अगर हम ईथरों के नाम लिखते हैं तो इसी तरीके से लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ईथरों के सूत्र, ईथरों के सूत्र और नाम। अब यहाँ पर हम तीन कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हो जाएगा सूत्र का, दूसरा कॉलम हो जाएगा साधारण नाम का और तीसरा कॉलम हो जाएगा IUPAC नाम का, IUPAC नाम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों नाम कैसे लिखे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सूत्र। तो सूत्र अगर जैसे यहाँ पर है CH3 सिंगल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका जो नाम होगा साधारण नाम वो हो जाएगा डाई मेथिल ईथर, ये इसका हो गया साधारण नाम। अब अगर इसी का IUPAC नाम लिखना है तो नंबरिंग हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेकिन कार्बन की चेन होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर बाईं तरफ से देखते हैं तो एक कार्बन और दाहिनी तरफ से देखते हैं तब भी एक कार्बन, क्योंकि बीच में आपका ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पर नंबरिंग बाईं तरफ से करें दाईं तरफ से करें, नंबर ऑफ कार्बन एक ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, मान लिया जाए इधर से नंबरिंग कर दी जाएगी तो ये आपका CH3 इस कार्बन से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, मेथॉक्सी, क्योंकि R की जगह पर CH3 है, अगर R होता तो एल्कोक्सी लिखा जाता। ठीक, तो ये आपका CH3 को क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। तो मेथॉक्सी और नंबर ऑफ कार्बन इधर कितने हैं, एक, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। ठीक, अब अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड को C2H5, तो इस बार क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे तो दो कार्बन की चेन मिलेगी, तो इसका नाम यहाँ पर पहले लिखते हैं साधारण नाम एथिल मेथिल ईथर, ये इसका साधारण नाम है। और जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से चेन बनाएंगे, दो कार्बन है तो 1 2 इधर की चेन बनेगी, तो ये आपके पास में दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा CH3O, तो ये आपका हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन, तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड
CH2H5। इसका साधारण नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर, और इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ये आपको CH2H5 हो अर्थात मेथॉक्सी और एथेन। ठीक, अगला एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड को CH2 CH2 और CH3, इसका नाम हो जाएगा साधारण नाम मेथिल प्रोपिल ईथर, ये इसका साधारण नाम हो जाएगा। और अगर हम इधर देखें तो 3 कार्बन की चेन नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3, और ये आपका कार्बन, इससे आपका एक ग्रुप लगा हुआ है मेथॉक्सी, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, और इसके बाद में हम एक एग्जांपल और लिखते हैं, और इस तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड को CH, और यहाँ पर 2 CH3 आपको ऐड करने हैं। अब इसका साधारण नाम लिखना है, तो साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा? साधारण नाम लिखने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आइसो प्रोपिल मेथिल ईथर, ये इसका हो जाएगा साधारण नाम। और अगर इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग इधर से कर सकते हैं 1 2 और 3। तो दूसरे कार्बन से आपका मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 2-मेथॉक्सी, 2-मेथॉक्सी। और यहाँ पर देख सकते हैं 3 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ईथर है जिनके साधारण नाम और IUPAC नाम लिखे जा चुके हैं। इसको हम लोकल नाम में बोल सकते हैं, इसको ओरिजिनल या सार्थक नाम बोल सकते हैं। और IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि ईथरों में समावरता क्या हो सकती है। ईथरों में समावरता अर्थात आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर जो ईथर है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ समावरता शो करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं कि ईथर और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल दोनों के कॉमन सूत्र क्या हो जाएगा, अल्कोहल के सामान्य सूत्र CnH2n+2O, ये आपका कॉमन सूत्र होगा जो ईथर और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल दोनों का सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम समावरता की बात करें, आइसोमेरिज्म की बात करें, तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचनात्मक रूप से वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उन यौगिकों को एक दूसरे का समवयवी अर्थात आइसोमर कहा जाता है। और इस पूरी फेनोमेना अर्थात घटना को आइसोमेरिज्म यानी कि समवयवता कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ईथर है वो संरचनात्मक समवयवता मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के साथ दर्शाते हैं, और उसमें अगर प्रमुखता से देखा जाए तो क्रियात्मक समवयवता और मध्यावयवता को दिखाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि क्रियात्मक समवयवता ईथर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ कैसे दर्शाते हैं। तो हेडिंग डालेंगे क्रियात्मक समवयवता, समवयवता यानी कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हम क्या देखेंगे कि जो ईथर होंगे वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के साथ सामान्य सूत्र ये आपका दिखा देंगे CnH2n+2
O। अब यहाँ पर अगर हम क्रियात्मक समझौता के अंदर देखें तो डिफरेंस दिखेगा कहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया जाए CH3O CH3, तो एक एग्जाम्पल ये आपका हो जाएगा ईथर के केस में, और एक एग्जाम्पल हो जाएगा एल्कोहल का। ये आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, इसका नाम लिखा जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। और ये आपका कौन सा एल्कोहल है, ये आपका एथिल एल्कोहल है। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों में कुछ सिमिलरिटी होंगी। सिमिलरिटी क्या क्या है, अर्थात हम अणुसूत्र देखते हैं कि दोनों का अणुसूत्र सेम है या नहीं। क्योंकि समानता में यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन संरचनात्मक रूप से वो यौगिक एक दूसरे के सापेक्ष डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 2 कार्बन है तो C2, और हाइड्रोजन टोटल है 6, तो H6, और 1 ऑक्सीजन है, तो ये आपका क्या हुआ O। तो डाइमेथिल ईथर का जो अणुसूत्र हुआ C2H6O। अब यहाँ पर एथिल एल्कोहल में देखते हैं तो 2 कार्बन यहाँ पर भी हैं, तो C2, और टोटल हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो 3, 2 और यहाँ पर 1, तो टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए, और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। तो हम देख सकते हैं कि आपका जो डाइमेथिल ईथर है और जो एथिल एल्कोहल है, दोनों के अणुसूत्र समान है, मतलब C2H6O इधर भी है और इधर भी, लेकिन अंतर कहाँ है, अंतर है क्रियात्मक समूह के आधार पर। तो क्रियात्मक समूह, अब क्रियात्मक समूह यहाँ पर ईथर के केस में आपके पास में क्या है, सिंगल बॉन्ड हो R, यानी कि एल्कोक्सी क्रियात्मक समूह है, या बोल सकते हैं ऑक्सी क्रियात्मक समूह है ईथर के केस में। और एथिल एल्कोहल के केस में अगर क्रियात्मक समूह देखा जाएगा तो वो आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड OH, अर्थात हाइड्रोक्सिल समूह। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रियात्मक समूह के आधार पर भिन्नता दिखाई दे रही है, क्योंकि डाइमेथिल ईथर में आपके पास में ये क्रियात्मक समूह है, और एथिल एल्कोहल यानी कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के केस में ये आपका हाइड्रोक्सिल समूह क्रियात्मक समूह है। तो इसी आधार पर ईथर और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्रियात्मक समावता दर्शाते हैं। हाँ, अब यहाँ पर हमने देखा कि जो ईथर है उसमें समावता की बात की गई थी। तो 2 तरीके की दो तरीके की समावता ईथर दर्शा सकते हैं। एक हो गया क्रियात्मक समावता, और दूसरा आप देखते हैं जो संरचनात्मक समावता के अंतर्गत ही आएगा आपका मध्यावयवता। ठीक, अब मध्यावयवता के आधार पर हमें क्लियर करना है कि ईथर कैसे मध्यावयवता दर्शाते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर ईथर की बात करें तो ईथर का सूत्र R, सिंगल बॉन्ड O R डैश, है ना। ऑक्सीजन से 2 एल्किल ग्रुप आप जोड़ सकते हैं, और ये एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो मध्यावयवता होगी तो उसमें से ये जो आपका क्रियात्मक समूह है उसकी बीच वाली स्टेज यानी मध्य वाली स्टेज वो एल्किल समूह की भिन्नता के आधार पर ही क्लियर होगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं C2H5O C2H5, तो एक एग्जांपल ये हो गया यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1। अब इसका नाम लिखें तो इसका नाम हो गया डाई एथिल ईथर। ठीक, और दूसरा ईथर अगर हम यहाँ पर लिखें तो दूसरा ईथर है CH3 सिंगल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल प्रोपिल ईथर, मेथिल प्रोपिल ईथर। और लास्ट में तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड O CH, और इस CH से 2 मेथिल ग्रुप आपको ऐड कर दे रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपिल
तीन आपके पास में एग्जाम्पल लिखे गए हैं ईथर के केस में, और तीनों में मध्यवर्ती का आपको स्पष्टीकरण देना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो कार्बन ये 4 कार्बन C4, टोटल 5 10 हाइड्रोजन यानी कि H10 और एक ऑक्सीजन। तो हम देख सकते हैं डाइएथिल ईथर में जो अणुसूत्र मिला वो मिला C4H10O। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक कार्बन, दूसरा, तीसरा 4, तो टोटल 4 कार्बन है, 3 तो 5 7 3 10, अर्थात टोटल 10 हाइड्रोजन है और एक ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर भी जो अणुसूत्र मिला वो मिला आपके पास में C4H10 और O। और यहाँ पर अगर देखा जाए 1 2 3 4, तो टोटल 4 कार्बन है और 3 6 9 और 10, तो टोटल 10 हाइड्रोजन है और एक ही ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पर तीनों ईथरों में देख सकते हैं कि जो अणुसूत्र है तीनों का क्या है, कॉमन है, लेकिन अंतर कहाँ है? अंतर है ये जो आपका ऑक्सीजन है उससे जो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं उनके आधार पर भिन्नता है। कहने का मतलब है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ सेम आपका एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों तरफ ऑक्सीजन से एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम दूसरे एग्जांपल में देखते हैं तो एक तरफ आपका प्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक तरफ मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भिन्नता देखी जा सकती है, ठीक। और वैसे भी अगर कंपैरिजन किया जाएगा इसका तो जो ऑक्सीजन है इसकी तुलना में मध्य में नहीं होगा। तो कहने का मतलब है एल्किल ग्रुप के आधार पर भिन्नता देखी जाती है मध्यवर्ती के अंतर्गत। और ये तीसरा एग्जांपल है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन के दाहिनी तरफ आपका आइसोप्रोपिल लगा हुआ है और बाईं तरफ मेथिल लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है ये जो आपका क्रियात्मक समूह है ऑक्सीजन, जिसे हम एकल बंध के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जोड़ के दिखा सकते हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ये हम देखेंगे कि कहां पर आपका जो ये क्रियात्मक समूह है क्लियर है कि नहीं है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो ये ऑक्सीजन है उसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप सेम है, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। तो कहने का मतलब मध्यवर्ती में यही होता है कि ईथरों में अगर एल्किल समूह के भिन्नता के आधार पर देखा जाए तो जो ईथर है वो एक दूसरे से भिन्न होंगे और उसी वजह से वो एक दूसरे के सापेक्ष मध्यवर्ती यौगिक कहलाते हैं और पूरा प्रोसेस आपका मध्यवर्ती कहलाता है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में ईथर से रिलेटेड जो भी आपका बचा हुआ डिटेल था वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक होगा ईथरों के केस में प्रमुख ईथर होगा, अर्थात डाइएथिल ईथर होगा।